हेलो बच्चों। आज हम 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन समझने के लिए आगे बढ़ते ही आपने देखा होगा आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जब आप ड्राई हेयर में कॉम्ब करते हैं, कंघा करते हैं, तो आपने देखा होगा कंघी के अंदर प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? ये छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल से, या ठंड के टाइम पे या ठंड के दिनों में आपने देखा होगा जब आप स्वेटर यूज करते हैं, अगर आप डार्क रूम में हैं वो स्वेटर पहन रहे हैं, तो आपको कई बार वहां पे स्पार्क दिखाई देता है। इवन उसका साउंड, क्रैकिंग का साउंड भी आपको सुनाई देता है। ये सब क्यों होता है, क्या कारण उसका? उसका मेन कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने क्या कहा, कब ये डेवलप हुई, किसने डिस्कवर किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके, जो आज के लेक्चर में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लगभग आज से 2600 साल पहले ना, ये अगर एक्यूरेट उसकी डेट जो है वो 6 बीसी, उसमें एक फ्लोस्पर हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मटेरियल देखा, एम्बर। ये एम्बर आप देख सकते हैं। उस एम्बर को इन्होंने रफ किया किसके साथ? एनिमल स्किन या फिर वुलन क्लॉथ के साथ में। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी इस एम्बर के अंदर ऑब्जर्व की कि ये अट्रैक्ट करने लग गया था। जैसे इन्होंने इसके ऊपर रफ करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या हुआ है, स्मॉल पेपर पीसेस, डस्ट पार्टिकल, कॉटन पीसेस, इन सबको क्या करने लगा है, अट्रैक्ट करने लगा है। लेकिन इस बात पर लगभग 2000 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट फिर 16 बीसी में, सॉरी 16 में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी एम्बस के टाइप के बहुत सारे मटेरियल की स्टडी की, लाइक ग्लास, एबोनाइट, सल्फर, ये बहुत सारे टाइप की इन्होंने क्या किए, स्टडी की। और इसी के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने एक बुक को पब्लिश किया जो थी डी मैग्नेटो। और उन्होंने क्या कहा कि जो ये जितने भी मटेरियल्स हैं जो अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहा है, स्मॉल पेपर पीस या डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिका। क्या नाम दिया इन्होंने इसको? इलेक्ट्रिका। ये इलेक्ट्रिका नाम दिया किसको? सब्सटेंस को या मटेरियल को, जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, लाइक एम्बर हो गया आपका, ग्लास, एबोनाइट, इन सबको इन्होंने इलेक्ट्रिका नाम दिया। और हाँ, अभी तक ये कॉन्सेप्ट चला रहा था कि जो ये अट्रैक्शन हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे एनर्जी है, ड्यू टू एनर्जी। अट्रैक्शन का मेन रीजन क्या माना जा रहा था? एनर्जी। और एक्चुअल में ये एक एनर्जी ही है, अगर देखा जाए तो ये मेन रीजन माना जाता था। बट फिर 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने इस एनर्जी को एक नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थेल्स थी, देन विलियम गिलबर्ट आए, एंड फिर सर थॉमस ब्राउन, इन्होंने इसको एक नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों दिया? कि जो ये एम्बर है, इस एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम। तो इस इलेक्ट्रम के ही से ही इलेक्ट्रिसिटी को ड्राइव किया गया है। तो अगर हम आगे बढ़े तो हम इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन हम देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने जो 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन होने वाली है, स्वीट एंड सिंपल होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, एक टाइप की एनर्जी थी
अभी हमने बात की थी क्या थी, एनर्जी। तो इसी एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन है, द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर्स गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्ट द अदर थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल एक टाइप की एनर्जी है, और इसी एनर्जी के कारण क्या होता है, मेटर्स में एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जो छोटे छोटे या स्मॉल पार्टिकल से अदर थिंग्स को करने लगता, अट्रैक्ट करने लगता है। क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया, जो वर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्राइव किया गया एम्बर से, जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज इस लेक्चर में आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करेंगे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। एक्चुअल में ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो जस्ट हमने पढ़ी है, बट क्योंकि आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप हुई थी, ड्यू टू फ्रैक्शन हुई थी। क्या हुआ था, फ्रैक्शन हुआ था। जैसे जब हमने एम्बर को एक वुलन क्लॉथ के साथ क्या किया था, रफ किया था। रफ किया मतलब फ्रैक्शन किया था। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या है, when electricity is produced due to friction or by rubbing one thing with other, it's called fractional electricity. See it in simple, है दोनों एक ही, बट यहाँ पे हमने इसको एक नाम दे दिया साइड में, फ्रैक्शनल, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इसके बारे में। ठीक है, अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन सिंपल है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप कभी कभार क्या होता है, आपके साथ में से कहीं किसी चीज को छूते हो तो आपको एक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। बट वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बट आपको शॉक लगता है कि यार नहीं, मुझे करंट लगा कहीं से। तो एक्चुअली में उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, जैसे हमारे ये डोर है, इस डोर की नोब्स में भी क्या हो जाते हैं, चार्ज आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। कैसे आती है हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। चार्जेस आ जाते हैं ऊपर एक्चुअली ड्यू टू फ्रिक्शंस। ठीक है, तो जब आप हाथ को टच करते तो आपको एक शॉक लगता है। या फिर आप देख सकते हो ये बलून है, बलून को अगर आप कहीं पे रफ करोगे, रफ करने के बाद अगर उसको अपने बालों के पास लेके आएंगे या हमारे हाथों के बालों के पास लेके आएंगे, तो आपके बाल स्ट्रिक हो जाते हैं हाथों पे। या फिर इसका और अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, जो टीवी आपकी होती है, टीवी की स्क्रीन जो होती है, टीवी की स्क्रीन के पास जब आपका हैंड लेके जाते हो, तो आप देखते हो आपको जो हैंड्स के जो हेयर्स होते हैं वो भी स्ट्रेट होने लगते हैं, खड़े होने लगते हैं उस टाइम पर। तो ये एक्चुअल में सब इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल है। तो हम देखते हैं, सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन दे रखी है स्टैटिक, क्योंकि यहाँ स्टैटिक की बात कर रहे हैं। स्टैटिक मतलब होगा सिंपल रेस्ट पोजीशन। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही ड्यू टू फ्रिक्शन, हमने फ्रिक्शन के थ्रू क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने इस बलून को हमने रफ किया कहीं पे और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर ली, कैसे, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अगर ये कहीं फ्लो ना हो, ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर फ्लो ना हो, तो इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या है, when produced electricity cannot be flow but remain stationary, so it's called static electricity. क्या होता है, ये स्टेशनरी रहता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब हम यहाँ पे कुछ एक दो इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है, द सब्सटेंस इज गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। वो सब्सटेंस जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको हम इलेक्ट्रिफाइड बोल देते हैं या चार्ज बॉडी बोल देते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक रहेगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस टॉपिक के अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी की हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू व्हिच मैटर गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। इसके हमने दो पार्ट देखेंगे, एक हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड अनदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज। ये चार्ज अभी रोल में आया है, इसको हम आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चार्ज एक्चुअल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है इस चार्ज के कारण ही होती है। ये चार्ज जब किसी बॉडी से जुड़ जाएगा तो उस बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर ये चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में होता है,
तो हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स होता है आपका रेस्ट, अगर ये रेस्ट पोजीशन में तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देंगे। और अगर यही चार्ज आपका मोशन में ही तो उस टाइम पे हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ही मोशन होता है। चार्ज क्या होता है यहाँ पे, चार्ज एक सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये चार्ज ही वो एनर्जी है, ये चार्ज ही वो एनर्जी है जिसके कारण मटेरियल अट्रैक्ट कर पा रहे थे दूसरी चीजों को। इसी ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बारे में हम आगे जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन है, आपको जस्ट वही फोकस करना है, चार्ज एट रेस्ट। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती चार्ज एट रेस्ट, इसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड आप यहाँ देख सकते हो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। अब आप यहाँ पर दो एग्जांपल देखेंगे छोटे छोटे से। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो सिंपल से जो बलून होता है, बलून के ऊपर जो चार्जेस आ जाते हैं, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, क्योंकि एक इंसुलेटर है इस टाइम पे यहाँ पे, ठीक है, और ये इनको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं स्मॉल पेपर पीसेस को, बट क्योंकि ये चार्ज कहीं फ्लो नहीं हो पा रहा है, इनको पाथ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक में हम जब स्टडी करेंगे तो हम पूरा बल्ब जो ग्लो कर रहा है ड्यू टू क्या करता है, ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं उसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी मैंने सिंपल से आपको डेफिनेशन बताई थी। सिंपल सी डेफिनेशन है, द फिजिकल क्वांटिटी which when attached to any body, the body will get the property of attracting small things or other things। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। यहाँ पे हमने डेफिनेशंस भी दे रखी है इसकी, आप देख सकते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है जो मैंने बताया इससे, आप समझ लें यहाँ पे क्या है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। हमेशा ध्यान समझना, चार्ज प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ जुड़ी हुई होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी के कारण, किसके, चार्ज के कारण ही क्या आपका जो मैटर्स होता है वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो एक फिजिकल क्वांटिटी आप इसको बोल सकते हैं। चार्ज की अगर हम बेसिक बात करें, देखो जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे हमारे लेक्चर्स में तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें जरूर जानेंगे, जैसे उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, देन उसका कुछ एक दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चार्ज को एक्चुअल में हम शो करते हैं किससे, क्यू से। जब हम आगे स्टडी करेंगे तो हम चार्ज के टाइम पर हम यूज करेंगे उसका साइन क्यू, स्मॉल क्यू, एंड कभी कभार हम कैपिटल क्यू भी यूज करेंगे, ठीक है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, जिसे हम कैपिटल सी से शो करते हैं। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एटी। आपने 11th क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं तो मैं आपको भी जस्ट बता देता हूँ। देखिए आपने जब 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था तो I इज इक्वल टू आपने पढ़ा था Q डिवाइडेड बाय T। Q क्या था, यहाँ पे चार्ज था और T टाइम था। तो क्योंकि हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले किसका, Q का, तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू T, ठीक है। अब जो I होती है, I का ऐसे जो करंट होता है एक्चुअली, I मतलब क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है या इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। सिमिलरली टाइम को हम किसमें करते हैं, टाइम को हम करते हैं आर में या सेकंड में, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो टाइम को हम टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टी। तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू AT। अगर इसका एक और जो फॉर्मूला बनता है जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, पूरा लिखना, M0 L0 T1 A1। ये इसका यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अब जो आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹।
माइनस 19 कूलम्ब के इक्वल। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यूज आपको याद आती है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको ये यूज होंगे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात कर ली, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, तो अभी हमने सिर्फ ये देखा चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ एसोसिएट होती है। तो इस चार्ज के बारे में हम सब इतना जानते हैं, बट अब हम क्योंकि हम चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट देखे गए आगे। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पर सिंपल सा हमने एक्सपेरिमेंट किया गया। हमने क्या किया, ग्लास की रोड ली है, ग्लास की रोड ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास की रोड है, इसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रफ किया, फ्रैक्शन किया। वो फ्रैक्शन करने के बाद क्या हुआ, हमने इस ग्लास की रोड को एक धागे से हमने यहाँ पे थ्रेड से हमने इसको बांध दिया हवा में, ठीक है। देन हमने अगेन एक और ग्लास की रोड ली, उसको भी अगेन हमने सिल्क क्लॉथ से रफ किया। एंड फिर हम क्या किया, हम इस जो ये ग्लास की रोड है, इस ग्लास की रोड के पास लेके गए, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये दोनों ग्लास की रोड्स एक दूसरे से दूर जाती है, क्या जाती है, दूर जाती है, रिपल करती है, क्या करती है, रिपल करने लगते हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। देन सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया गया कि एक एबोनाइट की रोड लिया, पहले हमने ग्लास की रोड ली थी जिसको सिल्क क्लॉथ के साथ रफ किया था, अब हम एक एबोनाइट की रोड ले रहे हैं जिसके एनिमल फूड या कैट स्किन आप बोल लो, स्किन के ऊपर, या एनिमल फूड जिसको हम बोलते हैं, उससे हमने इसको रफ किया। और रफ करने के बाद में हमने क्या किया, सेम टू सेम जो अभी हमने जस्ट ग्लास के साथ जो एक्टिविटी की है, वही एक्टिविटी इसके साथ भी किया। हमने क्या किया, अगेन एबोनाइट की रोड को क्या किया हमने यहाँ पे थ्रेड के थ्रू हवा में लटका दिया इस अरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है। एंड अगेन दूसरी हमने क्या ली, एक एबोनाइट की रोड ली जिसको हमने यहाँ पे इसके पास ले गए। तो ये भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं हवा में, आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रिपल करते हैं। अच्छा, एबोनाइट क्यों होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता था। एबोनाइट सिंपल से ब्लेड या हार्ड रबर होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर का हार्ड रबर। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपके कुकर्स के जो हैंडल्स होते हैं ब्लैक कलर वाले, वही एम्बर सॉरी वही एबोनाइट है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जब ग्लास रोड को एनिमल सॉरी सिल्क क्लॉथ के साथ रफ किया तो भी ये रिपल्सिव नेचर शो कर रहा है। जब हमने एबोनाइट रोड को एनिमल फूड के साथ रफ किया तब भी ये क्या कर रहा है, रिपल्सिव नेचर शो कर रहा है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में क्या देखा गया कि अब हमने एक ग्लास की रोड ली जिसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रफ किया, जिसको हमने यहाँ पे थ्रेड के थ्रू हमने हैंग कर दिया। देन हमने एक एबोनाइट की रोड ली जिसको हमने एनिमल फूड से रफ किया, और अब हम इन दोनों को पास लेके गए। तो यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टी देखने को मिली। यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी दिख रही थी दोनों रिपल्सिव नेचर की थी, दोनों दूर दूर जा रहे थे यहाँ पे। बट इस जगह पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे जहां से हमें 2 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें जो लाइक चार्जेस है, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्जेस डेवलप होते हैं, क्योंकि हम चार्जेस का कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं, तो चार्जेस डेवलप होते हैं। जब हम इसको रफ करते हैं तो ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज आते हैं और जो सिल्क क्लॉथ उसमें नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली जब हम एबोनाइट रोड को एनिमल फूड से जब हम रफ करते हैं तो एबोनाइट में नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं एंड एनिमल फूड में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और यहाँ पे ये होता है। देन हम अगेन करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट देखा तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो रिपल कर रहा है। यहाँ पे भी इसमें नेगेटिव चार्जेस में नेगेटिव चार्ज है, ये भी रिपल कर रहे हैं। बट जब हमने अनलाइक चार्जेस लिए, डिफरेंट चार्जेस लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। तो यहाँ से हमें 2 कॉन्सेप्ट मेन मिले, लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपका आंसर यही होगा, या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस लाइक जैसे कि अगर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। अनलाइक में क्या होगा, एक पॉजिटिव एंड
दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। आप देख सकते हैं इन्हीं को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के बेसिस में। अच्छा, जो मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो बता रहा है, ये अगर हम एज ए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे चले तो अभी तक ये पता नहीं चला था कि वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है उसके बेसिस पे। तो उससे पहले क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसका एक कंक्लूजन निकाला गया चार्ल्स ड्यूफे ने, ठीक है। और उन ड्यूफे ने क्या किया, यहाँ पे जो ये दो अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टी शो हो रही थी अट्रैक्शन और रिपल्शन की, उसके बेसिस में इनको दो नाम दिए कि एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, एक को कहा विट्रस। विट्रस क्यों कहा इसको, विट्रस मतलब सिंपल से देखा जाए तो जो ग्लास से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ग्लास, क्योंकि हमने ग्लास की रोड ली थी, ठीक है। ग्लास से रिलेटेड चार्जेस कहा है उन्होंने, विट्रस चार्जेस। तो उन्होंने क्या कहा, ऑन रबिंग द ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ द चार्ज प्रोड्यूस ऑन ग्लास रोड, जो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, देखो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, बट हमें बाद में पता चला, और उस टाइम तक सिर्फ ये जानते थे कि हाँ कोई चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ग्लास रोड पे, उसी को उन्होंने विट्रस नाम दिया था। देन रिजनस चार्ज जो दिया है नाम, उसको क्या दिया उन्होंने, अगेन उन्होंने रफ किया किसको, एबोनाइट रोड को, जो एबोनाइट से रिलेटेड है रेजोनेंस, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो चार्ज जो प्रोड्यूस होगा एबोनाइट रोड पर, उसको नाम दे दिया रेजोनेंस चार्ज। अभी तक ध्यान दें, पॉजिटिव नेगेटिव को कॉन्सेप्ट नहीं आया था। चार्ल्स ड्यूफेन ने ओनली दो कॉन्सेप्ट दिए थे इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस में, विट्रस चार्ज एंड रेजोनेंस। विट्रस मतलब ग्लास रोड से रिलेटेड, रेजोनेंस मतलब एबोनाइट से रिलेटेड चार्जेस, ठीक है। देन आगे जाकर अब यहाँ पर एक नए हीरो की एंट्री होती है, जो इनको दो अलग अलग नाम देंगे, जो हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। हीरो मतलब आपके साइंटिस्ट, ठीक है। ये भी हीरो ही होते हैं बेटा, हिडन हीरो, छुपे हुए होते हैं, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो एक्चुअल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट, जो अभी हम पढ़ते हैं आज के टाइम पे। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसमें भी इनकी छोटी सी कहानी थी, कभी पतंग उड़ा रहे थे, कभी नहीं, मतलब उड़ा रहे थे। तो जो थ्रेड होता है, थ्रेड के थ्रू क्या हुआ कि जब जो क्लाउड से क्लाउड्स के थ्रू पतंग का घर्षण हुआ, काइट का घर्षण हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, काइट का, वो उस थ्रेड के थ्रू इनके हाथ में चार्ज आ गए, ठीक है, और इनको शौक लगा। तो उन्होंने जाना यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि आपको पता है ना, न्यूटन ने वो सेपल नीचे गिरा और उन्होंने देखा कि यार क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ भी एक छोटी सी घटना हो गई थी, ट्रेजेडी बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको चार्ज आएगा, उनको झटका लगा, करंट कैसे लग गया। फिर उन्होंने इस चीज के बारे में अच्छे से स्टडी की, देन जाके उन्होंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में कॉन्सेप्ट हमें क्लियर किया था। तो अब जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, इसको अभी तो हमने सिंपल से तीन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लिया, बट क्योंकि अब हमें इसको अच्छे से समझना, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl का, और मैं उसके थ्रू आपको जो चार्जेस होते हैं दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनकी हम डेफिनेशंस भी देखेंगे, ठीक है। आप ये डेफिनेशन भी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज, तो आप ये डेफिनेशन वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, थ्योरी में। बट ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, नेगेटिव चार्ज की भी इतनी इफेक्टिव नहीं। हाँ, आप विट्रस चार्ज और रेजोनेंस चार्ज के लिए आप इन दोनों डेफिनेशंस को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये NaCl है, NaCl मतलब सिंपल नमक, ठीक है। तो NaCl का सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पता है जब Na का जो सोडियम का, जब हम क्या करते हैं, बैलेंस ही करते हैं, तो आप देख सकते हो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 11 होते हैं, ठीक है। और ये इसका सोडियम का न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इसके ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट, जब हम वैलेंसी निकालते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक कंडीशन होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, एंड लास्ट वन में 8 होना चाहिए, बट हमारे पास कितने 11 है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप देख सकते हैं पहले ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट ऑर्बिट में आ गया। तो इसके पास एक्चुअल में वैलेंसी के लिए या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे, या फिर ये किसी को ये खुद दे दे, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि कंडीशन क्या है कि लास्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम बात करें क्लोराइड एटम की, तो उसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड 17, सॉरी यहाँ पे 17 लिखना है ना, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन्स होते हैं टोटल। तो
अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि इसके अगर हम वैलेंसी निकाले तो 2 8 तो 10 कंप्लीट हो गए, बचा 7 लास्ट, ठीक है, टोटल 17। तो इसको लास्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 इसमें आ गए और ये टोटल यहाँ पे हो गए 8, एंड यहाँ पे आप देख सकते 2 2 के पेयर बने हैं, तो 2 2 3 6 हो गए, और ये यहाँ पे एक अकेला है। अब इसको अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास एक की कमी है, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब इसने लिया उधार, क्या लिया इसको उधार, इसने क्लोराइड ने क्या किया, इसको सोडियम से उधार लिया है। तो अब मुझे बताइए, सोडियम ने किसी को कर्जा दे दिया, तो सोडियम को कोई दिक्कत है क्या पैसे की, नहीं ना, तो वो पॉजिटिव में ही है ना, अभी तो उसने किसी को दे रखा है, जब भी पैसे जरूरत पड़ेगी उठा लेगा उससे, तो इसके पास जो पैसे हैं पॉजिटिव में। बट अगर हम बात करें क्लोराइड की, तो क्लोराइड क्या है, क्लोराइड ने किसी से कर्जा लेके अपना काम पूरा किया है, इसको जरूरत थी, इसने कर्जा ले लिया, और जब भी किसी के पास कर्जा होता है तो उसका बैलेंस किस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो इसलिए हम इस पे नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, इसमें पॉजिटिव का, इसका नेगेटिव का, और यहाँ पे इसने अपनी दोनों ने अपनी जरूरतें पूरी कर ली, इसको एक्स्ट्रा था इसने दे दिया, इसके पास कम था तो उसने ले लिया, ठीक है। अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का। तो ये तो आप समझ गए कि जब कोई किसी से को कुछ चार्ज दे देता है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जब कोई ले लेगा चार्ज तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। सो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, देखो स्टार्टिंग में सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो थे 11 थे, एंड प्रोटॉन भी क्या थे 11 थे, सिमिलरली यहाँ पे 17 थे एंड यहाँ पे 17 थे। बट जब अगर हम बात करें, जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को उधार दे रहा था सोडियम, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे कितने टोटल, सॉरी यहाँ पे टोटल 11 की अगर हम बात करें, इसको हटा देना, ठीक है, सोडियम जब पॉजिटिव हुआ तब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, क्योंकि इसके पास टोटल कितने थे 11 थे, अब इसने इलेक्ट्रॉन किसी को डाल दिया, बट प्रोटॉन तो अभी भी कितने रहेंगे नंबर में, 11 ही रहेंगे, आप देख सकते हैं प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से हो गए कम, क्या हो गए, प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से हो गए ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से। बट अगर हम बात करें किसके केस में, क्लोराइड के केस में, तो क्या होता है, यहाँ 17 होता है, ठीक है, इस जगह पे कितना होगा आपका 17 होगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे, अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो अब किसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, पहले 17 थे अब कितने हो गए, 18 हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकालूं, तो इस वाले पार्ट में P मतलब होता है आपका पॉजिटिव, ध्यान रखना P मतलब क्या होता है आपका पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे कौन है, ज्यादा कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब होता है पॉजिटिव, P मतलब पॉजिटिव। अगर हम बात करें तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ से निकलेगी कि पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर होगा व्हेन a substance has excess amount of proton then electron is called positive charge। अगर किसी के पास ज्यादा क्या है प्रोटॉन से एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, अगर यहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन क्या हुआ कम, आप देख सकते हैं 18 है या 17 है, तो उस टाइम पे हम इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डेफिनेशन, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, when an object has positive charge it means that more proton than, हमने देखा था ना इलेक्ट्रॉन स्मॉलर है प्रोटॉन से, ठीक है, more protons than electron then it's called positive charge, and when an object has negative charge it means that it has more electron than proton, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब एक और अगर हम कंडीशन यहाँ पे देख लें कि अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स इक्वल हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, न्यूट्रल, कौन सी कंडीशन होगी, न्यूट्रल। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा है, when there is an identical number positive and negative charges, मतलब दोनों आइडेंटिकल मतलब इक्वल है, then negative and positive charges would cancel each other and
ऑब्जेक्ट वुड बिकम्स न्यूट्रल, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा आपका, न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे न्यूट्रल बॉडी। देन अभी जस्ट हमने देखा कि जो सेम साइन वाले जो चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं। एंड जो कि आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एंड जो डिफरेंट साइन होते हैं, अपोजिट साइंस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का आपका फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो ये बेसिक हमारा क्लियर हुआ। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।